इसका फर्स्ट चैप्टर इसको पढ़ना शुरू करते हैं और ये नाम पड़ा इसका मोशन। तो मोशन क्या होता है? व्हेन एनी बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी उसके लिए यहाँ रेस्पेक्ट देना किसको होता है? टाइम को, यानी टाइम को रेस्पेक्ट, यानी टाइम को इज्जत देते हुए, यहाँ आपको वो रेस्पेक्ट मत समझिएगा कि टाइम को रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट होता है हिंदी इज्जत देना, तो टाइम को भी कैसे इज्जत दे रहा हूँ, यानी इसका कहने का मतलब है कि टाइम को देखते हुए, जैसे कि ऐसे समझिए कोई एक बॉडी एक t इक्वल टू 0 सेकेंड पर अपने, जैसे मान लो आप अपने घर पे थे और अपने घर से और बाय वॉक आप स्कूल पे पहुंचे, ठीक है। अगर आप स्कूल पे पहुंचे तो आपको पूरे पहुंचने में अगर 10 सेकेंड का समय, सॉरी अगर आपको 10 मिनट का समय लग रहा है, तो आप क्या देख पा रहे हो? आपने कुछ तो मोशन किया, आप ऑब्वियसली बाय वॉक गए होगे तो आपको समय लगा होगा, वहां बहुत सा फोर्स आपके फ्रिक्शनल फोर्स आपके साथ था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके साथ था, बहुत सारा फोर्स आपके लॉन्ग विथ काम कर रहा था। लेकिन मोशन किसे कहते हैं? जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन, आपका इनिशियल पोजीशन क्या था? इनिशियल पोजीशन होम था, और होम से आप कहाँ पे पहुंचे? स्कूल के पास, यानी आप समय के रेस्पेक्ट में, जब आपने मान के चलिए आप अपने घर से लगभग 6:30 पे निकले, ठीक है, और निकलने के साथ वैसे तो आप लोग की आदत होती है कि अगर स्कूल के टाइम 6:30 किया जाए तो हम लोग 6:40 पे 6:50 पहुंचते हैं, और ये आदत हम लोग कभी चाहे हम लोग कितना ही मार रखा ले, आदत हम लोग कभी छूटने वाली नहीं है। तो हम लोग जैसे 6:30 पे अपने घर से निकले, स्कूल का ये टाइम रखा गया है और हम लोग तो लेट निकलेंगे ही, और 6:40 पे अप्रोक्स हम लोग 6:40 पे स्कूल पहुंचे। तो आप अगर अंदाजा लगा पाओगे दौड़ते भागते स्कूल कैसे पहुंचते हो, बिना खाए पिए बिना लंच लिए दौड़ के पहुंच गए स्कूल। 10 मिनट अगर आपको समय लगा, 10 मिनट आपको टाइम लगा, तो आपने समय लिया है, समय लेके आपका जो पोजीशन चेंज हुआ उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? मोशन, यानी आप अपने मुताबिक मोशन में थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अब जरा ध्यान से इस चीज को समझिएगा। तो ऑब्वियसली जब आप स्कूल में गए होंगे तो आफ्टर स्टडी आप फिर घर पे आओगे स्कूल से, फिर घर पे आओगे, और जब आप घर पे आ रहे हो स्कूल से, तो स्कूल से घर से आने के बाद अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में पूछा जाए कि आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है ऑन द एवरेज सम ऑफ द टोटल डिस्टेंसेस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस को हम लोग बोलते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका अराउंड वेक्टर क्वांटिटी हो रहा होता है। तो इसके लिए हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? नेट जीरो डिस्प्लेसमेंट। आखिर ये जीरो क्यों? क्योंकि हम लोग जिस पोजीशन पे स्टार्ट अप जहां पहुंचे हैं और जहां से स्टार्ट किए हैं और वहीं पे फिर पहुंच गए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो मोशन लगभग हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा रहा यूनिफॉर्म मोशन और एक रहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन व्हेन एनी बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? जब भी कोई बॉडी एक सामान्य दूरी तय करे उसमें टाइम भी उसको सेम लगे, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और ठीक उसका उल्टा, when any body cover unequal distance in unequal interval of time is called non-uniform motion। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? non-uniform motion। जैसे कि आप इसे ऐसे समझ सकते हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का आपको बहुत अच्छा फील आपको ऐसे आ रहा होगा, जैसे कि हम एग्जांपल को आपको टेबल बना के मैं दिखाता हूँ। अगर आप ऐसे फील करोगे तो कोई मान के चल, आपने तो बेसिक फॉर्मूला पर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्पीड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना हम लोग लिख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रीफ लीजिएगा। अगर कोई बॉडी 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसे 10 सेकंड लगा, 200 मीटर लिया उसे 20 सेकंड लगा, और 300 मीटर में उसे 30 सेकंड लगा, तो आप ये बताइए कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, टाइम कितना गया है? 10 सेकंड, यानी हमारा ऑन द एवरेज क्या आ गया? स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी क्या आया? 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ भी क्या आया? 10 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग क्या गेस कर पा रहे हैं कि तीनों जगह स्पीड क्या आ रहा है? यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यानी तीनों जगह स्पीड क्या आया? कांस्टेंट आया। तो इसका ग्राफ जब बन रहा होता है तो ये अगर आप कहोगा स्पीड और ये बनेगा आपका टाइम, तो स्पीड टाइम का ग्राफ में, सॉरी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसका कुछ आपका ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये एक बेसिक फील्ड। और वहीं पे जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, हम लोगों ने डिफाइन में क्या सीखा था? इवन एनी बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अनइक्वल डिस्टेंस, यानी अब यहाँ एक और, ये तो एग्जांपल हमारे यूनिफॉर्म मोशन का।
तो आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। उसका भी देखा जाए 100 मीटर को 10 सेकेंड में और 200 मीटर को 25 सेकेंड में और 300 मीटर को 30 सेकेंड में। तो अगर आप यहाँ फील कर पाओगे तो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड आपका आया, यहाँ पे 25। एक बात और अपने मैथ की कैलकुलेशन के लिए कि आप लगभग 25 के टेबल को हमेशा याद रखा करें, वो आपको बहुत अच्छा और बहुत फास्ट कैलकुलेशन को आपको कर देगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। और मैं आपको कुछ आप मेरे चैनल पर आपको शॉर्ट वीडियो में दूंगा, आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक दी है और आप उन ट्रिक को फॉलो करें अपने मैथ ना, बस आप ट्रिक को देखें, अपने कॉपी में एक अच्छी जगह को नोट्स बना कर रखें और उसको नोट्स बनाने के साथ साथ आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देखिए तरीका सबके पास पता है, हर एक स्टूडेंट को पता है कि अगर हम 16 घंटा 17 घंटा 15 घंटा 12 घंटा जो भी हम पढ़ रहे होंगे तो हमारे लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा ये चीज को बहुत कम ही लोग कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जानते सब लोग हैं लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। तो अगर आपके पास ट्रिक है, शॉर्ट्स आपको पता है, अगर आप उस वहां से आप लोग सीखे उस चीज को तो आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल अच्छी बातों को जानना और सुनने से काम नहीं होता है। आप जो लोग ये पढ़ रहे हैं वो साथ साथ नोट्स बनाते चलें और इस चैप्टर को बहुत अच्छा से अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे तो आप मेरा को एक छोटा सा बात को जरूर भरोसा लेके चलिए, यही चैप्टर होगा और यही सब सेम चीज होगा और इसी चैप्टर से कोई ज्यादा फॉर्मूला में कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे और यहीं से आप जेईई मेन का इसी साल का सवाल 2024 का 23 का सवाल को आप आसानी से बस अप्रोच कर रहे होंगे। आपने बुक का नाम सुना होगा आई रोडो, जिसको बहुत हार्डेस्ट बुक माना था, उसका भी जो कुछ मैं तो सारा सवाल नहीं कहूंगा क्योंकि बेसिक हार्ड उसका हार्ड चलते आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखना होगा, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा मैं इस चैप्टर के लिए आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको ये चैप्टर आगे चल के, क्योंकि आप जब क्लास 11 में प्रमोट हो गए तो आप चैप्टर पढ़े जिसका नाम पड़ेगा काइनेमेटिक और स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक, यानी मोशन के बारे में पढ़ाई करना को काइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो जो लोग का क्लास 9 में अगर मोशन क्लियर नहीं रहा तो आपका काइनेमेटिक्स का पार्ट वहां जाके आप अभी तो आप मोशन 1D पढ़ रहे हो और वहां जाके आप मोशन का 2 डिवीजन हो काइनेमेटिक का, जिसका नाम आएगा काइनेमेटिक 1D और काइनेमेटिक 2D। ठीक है, तो अगर अभी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा तो आपको वहां पे बहुत अच्छा फील आएगा और आप बहुत जल्दी वहां पे इस दोनों चीज को समझ पाओगे। और हम ये जरूर कोशिश करेंगे अभी से ही आपको लगभग थोड़ा थोड़ा काइनेमेटिक 2D का भी फील कराएं और आपको 2D का फील करना है, लेकिन ये ट्यूशन चैप्टर में जो न्यूमेरिकल आएगा वहां पे आपको जो थर्ड चैप्टर क्लास 9 का है, तो मैं बस आपसे यही कहूंगा आप इस चीजों को साथ साथ में करते चले और एक हार्ड प्रैक्टिस करते चले। ऑन द एवरेज अपने लाइफ में हमेशा रखिए कि 5 10 अप टू 15 न्यूमेरिकल पर डे सॉल्व करना। मैंने ऐसा गेस किया है कि बहुत से लोग का न्यूमेरिकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रह जाता है। कॉन्सेप्ट सब समझ में आ रहा है, सब मुझे फॉर्मूला याद हो चुका है, सब तीनों इक्वेशन मोशन में याद है, लेकिन हम यही नहीं पता कि इस इक्वेशन मोशन को कहाँ पे इंप्लीकेट करें, आखिर इसे कहाँ लगाएं, कौन से इक्वेशन मोशन कहाँ लगाएं और इसको लगाएं तो क्यों लगाया गया। तो ये इसका बस एक जवाब है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हार्ड प्रैक्टिस। अब आप जितना ही हार्ड प्रैक्टिस रखेगा उतना ही आपको न्यूमेरिकल धीरे 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 करके पहले आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, फिर धीरे अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस में रहिएगा तो आपको न्यूमेरिकल एक ऐसा समय आएगा जब जेईई के न्यूमेरिकल आप एक मैंने बहुत गेस किया, आप ये कभी ना सोचे कि क्लास 9 में है तो मुझसे जेईई का सवाल नहीं हो पाएगा। अपनी थोड़ी सोच छोटी सोच को आप डेवलप करो, आप मेरे पर थोड़ा भरोसा रखो। मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, आपको मैं आपको नया फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, जो यही कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से लगातार आप सवाल कर रहे होंगे, तो बस आप उसको नोट्स को अच्छे से बनाते चलो और जो मैं आपको जी के क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसको बहुत अच्छे से नोट करते चले। तो वही हम लोग नए इन्फॉर्मेशन का सीख रहे थे। तो काइनेमेटिक 2D में हम लोग यहाँ पे जब आते हैं 25 से अगर इसको डिवाइड करते हैं कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड और ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पे देख पा रहे हो आप यहाँ पे यूनिफॉर्मेशन जो क्या हो रहा है वो गड़बड़ हो रहा है, यानी यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट से स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेसिकली आपको अब तक हमने क्या पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और मोशन। तो आप तो अगर यहाँ पे कुछ भी चीज डाउट होगा तो आप जरूर यहाँ तक टॉपिक में आप जरूर उसे कमेंट करें। तो आइए हम रेफरेंस पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट व्हिच वी ऑब्जर्व द मोशन, यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम लोग मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, यानी मोशन को जो देख रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे होगे तो आपको नॉर्मल तो यही लग रहा होगा ना कि मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ या मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, तो
अगर एक केस लेते हैं ना, आप तो एक अलग एब्जॉर्बर हो गए, और जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे यानी बोर्ड के सबसे कॉर्नर में होंगे, अगर हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे होंगे तो उन्हें क्या फील आ रहा होगा कि ये जो है ना ये मेरे से एक बार दूर जा रहा है, और जब हम अगेन हम राइट टू लेफ्ट होंगे तो यहाँ के ऑब्जर्वर को हमेशा क्या लगेगा कि ये हमसे क्या जा रहा है, हमसे फार्दर होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है। लेकिन यहाँ बैठा हुआ ऑब्जर्वर को क्या फील होगा, जो इस साइड कॉर्नर में, जो हमारा राइट हैंड साइड कॉर्नर में है, तो लगभग हमारा बोर्ड का दो कॉर्नर, एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड, एक हमारा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में जो बैठा ऑब्जर्वर होगा उसे तो यही फील आ रहा होगा कि ये मेरे क्या आ रहे हैं, ये मेरे क्लोज आ रहे हैं, ये मेरे क्लोज आ रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रखता है, और रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए फिजिक्स में जाना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, यानी जो बॉडी हमारा एक्चुअल लेंथ कवर करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो छोटी होती है दूरी हमारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस हमेशा हमेशा आपने कभी ऐसा नहीं देखा डिस्टेंस को नेगेटिव होते हुए, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और मे बी जीरो भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने बताया, जैसे कोई बॉडी 15 मीटर राइट की तरफ चला और 20 मीटर लेफ्ट की तरफ चला, नेट डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो 5 मीटर कहाँ जाएगा, 5 मीटर आपका लेफ्ट जा रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने तो एक आर्यभट्ट का नाम सुना ही होगा, जो कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। उन्होंने एक बुक लिखा आर्यभट्ट, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है ग्रेविटेशन के बारे में, और वही बात उन्होंने न्यूटन से, सर आइजैक न्यूटन से पहले ही उन्होंने लगभग 1000 साल पहले अपने बुक में उन्होंने मेंशन कर दिया था कि ग्रेविटेशन क्या है, तो उन्होंने बताया था जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। हिंदी में आपने जानते ही होंगे ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। उन्होंने बोला है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू हेवनली बॉडी, यानी एक ऐसा फोर्स जो दो बड़ी बड़ी बॉडी, हेवनली बॉडी मतलब बहुत ज्यादा मास वाला बॉडी के बीच होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। और उन्होंने इस चीज को क्लियर भी किया है। तो ऐसा नहीं, हमारी जो इंडियन साइंस है वो, मैं ये नहीं बोलता कि न्यूटन का फिजिक्स में कोई योगदान ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जो भी साइंटिस्ट हुए उनका भी योगदान काफी बड़ा रह चुका है। पार्टिकल्स, एटम, परमाणु, ये सब के बारे में आपके पास एक यूनिक वे में जानकारी है। और जैसे कि ये जो मोशन है ये पहले से बहुत सा सर्कुलेशन है, और जैसे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गति बोलते हैं। तो आप जब नॉलेज उनको आर्यभट्ट की बुक में सब उन्होंने बहुत पहले से देख के लिखा हुआ है, और उस बुक में ये तो मुझे तब हैरानी होती है जब उस बुक को जब अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो आपको फिजिक्स का बहुत से लॉ वहां पर मिलता है। जैसे आप लोग आगे आओगे और केपलर का लॉ पढ़ोगे, तो केपलर लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, केपलर का लॉ तो आपको पता ही होगा। केपलर जो थे वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने पहले ही बोला था कि जो धरती है वो गोल है, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पहले से भी चलते आ रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने वेद का नाम सुना होगा, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ऋग्वेद जो है वो आपका वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है, और आपने लगभग पढ़ाई होगा सिस्टम में वैदिक पीरियड होते हैं, और वैदिक पीरियड हमारा 15,000 से लेकर अप्रोक्स BC तक आते हैं। एक लिटरल वैदिक पीरियड और एक प्री वैदिक पीरियड, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे ओल्डेस्ट वेद है। आपने कभी गायत्री मंत्र को सुना ही होगा कि जिसका ओम भूर्भुवः स्वः होता है। ठीक है, तो आपने उसमें कभी आप लोग क्वेश्चन आप लोग कभी सोच रहे होंगे कि गायत्री मंत्र जो हम लोग गाते हैं वो किसके लिए गाते हैं, वो डेडिकेटेड किस गॉड के लिए है। तो वो सबसे ज्यादा डेडिकेटेड है हमारे सूर्य देव के लिए। वो जो गायत्री मंत्र होती है, बहुत रेयर लोगों को जानकारी पता है कि गायत्री मंत्र किस पर डेडिकेटेड है, सूर्य देव के लिए, और सूर्य देव के लिए डेडिकेटेड है। और वहां पे गायत्री मंत्र का आपका डेडिकेशन सूर्य देव के लिए है, और ये आपको वेद में लिखा हुआ, और ऋग्वेद का ये 10वें मंडल में लिखा गया है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, गायत्री मंत्र किसने लिखा है, तो गायत्री मंत्र को स्वामी विश्वामित्र ने लिखा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि विश्वामित्र ये तो पहले से नाम सुने थे, तो ये ऋग्वेद में उतने पुराने कहाँ से हो सकते हैं। देखिए, पहले के जो गुरु लोग होते हैं उनको तीर्थंकर बोलते थे। तीर्थंकर का मतलब ये होता था कि वो एक जगह रहते थे और अपने स्टूडेंट को नॉलेज दे रहे होते थे, और आफ्टर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज के बाद वो लोग अपने जो सबसे फेवरेट स्टूडेंट होते थे उनको क्या करते थे, उनको अपना टाइटल को पास आउट कर देते थे। जैसे कि अगर आपका नाम, अगर मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो, जैसे कि आपका नाम अगर महेश है
और महेश जो है वो एक तीर्थंकर यानी गुरु है और उनके अंडर बहुत से लड़के पढ़ रहे हैं। तो अगर महेश के अंदर अगर कोई लड़का पढ़ रहा है और वो मान के चलते लड़का का नाम अगर राम है तो राम ना, अब ये राम तो स्टूडेंट था तब तक ये राम नाम से जाना जा रहा था। आफ्टर डेथ और ये जब मतलब अभी अनेबल होंगे पढ़ाने में तो अब ऑब्वियसली अब महेश इनको बोला जाएगा। फिर ये राम के बाद जो स्टूडेंट आएंगे उनको ऐसे पहले टाइटल का पास आउट होता था। ठीक है, तो मैं तो आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि हमें अपने इन चीजों को देखते हुए हमें अपने एंशिएंट व्यूज को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये जो आपका वेद है ये सब में आपको बहुत ज्यादा रेफरेंस पॉइंट, कभी आपको टाइम मिला करे तो आप इसको जरूर चारों वेद को पढ़ा करें। एक बुक आता है जिसका गीता प्रेस गोरखपुर, गोरखपुर का आपका लगभग 3-4 वेद रहता है। ये ठीक है आप फिजिक्स को पढ़े लेकिन उसके साथ साथ आप उनका भी नॉलेज हो आपको एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा आपको अपने लाइफ में आपको बहुत देखिए डायरेक्शन में हर बार बोलता हूँ कि यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ तो डायरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। हमें सबको पता है कि अगर हम 14 आवर्स की पढ़ाई करें तो हम अच्छे बन जाएंगे, लेकिन हमें सबसे बड़ी कमी है आप लोगों को खुद एक मन प्रॉब्लम आता होगा आखिर हम कैसे पढ़ें, किस डायरेक्शन में पढ़ें, आपको आखिर कैसे हम अपना 24 घंटा में क्या क्या कर रहे हैं हम लोग कैसे करें कि हम खुद को ऐसे नहीं। हम मानते हैं कि हर एक स्टूडेंट बहुत मेहनत और हार्ड वर्क कर रहा होता है, अगर कुछ स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्ले डायरेक्शन। तो आप बस सही एक डायरेक्शन चले। मैं तो ये कहूंगा आप थोड़ी थोड़ी बातों पर कई बातों को फॉलो करें, आप एक अपना प्रॉपर टाइम रूटीन रखें और उन चीजों को जब आप कर रहे होते हो तो आप खुद देखें कि आपके अंदर कुछ महीनों के अंदर बहुत बड़ा चेंजिंग आ चुका होगा और आप ये देख पाइएगा कि जो आप अब तक आप ये सोचते थे कि 24 घंटा में हम क्या क्या पढ़े और कैसे क्या पढ़े, आपका अधिकांश टाइम सोने और सोचने में गुजर जाता था, वही आप देख पा रहे होंगे कि अब आपको समय कम पड़ रहा होगा। अब आपको ये तक नहीं पता चल रहा मेरा आखिर 24 आवर बीत कैसे रहा है, आखिर हर एक दिन मेरा कैसे निकल जा रहा है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन। और ये प्लीज मैंने चैनल इसी के लिए बनाया है कि ताकि मैं उन रिजल्ट को डायरेक्शन दे सकूं। देखिए मैं हर बार बोलता हूँ कि डायरेक्शन मतलब उन बच्चों के पास हो ही जाता है जो कोचिंग कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चों के पास डायरेक्शन जो कि विलेज से बिलोंग करते हैं या जिनको इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, जो लोग पैसा पे नहीं कर सकते हैं कोचिंग के लिए और जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं आखिर वो कैसे पढ़े, उनके लिए बस ये आप मैं उनको बस थोड़ा थोड़ा चैप्टर वाइज डायरेक्शन बीच में देता जा रहा हूँ और आप हर चीज को एक अच्छे से नोट करते हुए हर चीज को करते हुए न्यूमेरिकल करते हुए मैथ करते हुए जो शॉर्ट ट्रिक रहता है उसको करते हुए और ज्यादा से ज्यादा बुक को पढ़ते हुए अब बस आप इतना चीज करते हुए चलें और जब आप इतना चीज करते हुए चलिएगा तो आपका लाइफ में अब आपका जिंदगी जो है बहुत आसान हो चुका होगा और आपका जो डायरेक्शन होगा वो भी आपको बहुत अच्छे से फिक्स हो चुका होगा। तो देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट आपका जो वीडियो अपलोड हो रहा होगा उसमें हम लोग मोशन बाय डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर पढ़ रहे होंगे। एक और बात मैं आपसे लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ वीडियो के लास्ट तक। देखिए हमारे लिए हार्डवर्क करना एक इम्पोर्टेंट की नहीं है सक्सेस के लिए, आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी फॉलो करना होगा। यानी स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्डवर्क तो आप नोट्स अच्छे से याद कर लिए, आपने नोट्स को फॉलो भी कर रिवीजन में ये तो हो गया हार्ड वर्क, बेशक आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि जितना मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ उतना भले देखिए व्यूज कम जाए लाइक कम जाए उससे आप लेकिन उस चैनल को आप फॉलो करते ना, आप जो रोज वीडियो अपलोड उसे आप देखते रहे। मैंने पहले बोला कि मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के लिए अपलोड किया था केमिकल रेजोनेंस इक्वेशन, वो तो लगभग आपका हार्डवर्क तो ये हो गया, लेकिन आपका स्मार्ट वर्क क्या शुरू होगा जब ये चैप्टर खत्म हो रहा होगा। हम लोग जेई का लगातार मैं स्पेशल आपको इसके लिए प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगा जेई मेन क्वेश्चन सॉल्यूशन जो कि आपका होगा और आप लोग उस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ये हुआ एक स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या हो जाएगा, हमने हार्ड वर्क के नोट्स को रिवाइज कर लिया और स्मार्ट वर्क में हो जाएगा हम लोग जेई मेन का प्रॉब्लम को क्या कर रहे होंगे अभी से ही कर रहे हैं। और आप इतना तो खुद सोच के चलो जब आप क्लास 9 से एलिजिबल जब आप हो चुके हो कि जेई मेन का सवाल को आप कर रहे हो तो आपका 11 लेवल तक जाते आपका तो बहुत अच्छा लेवल हो चुका होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। जेई किसका गेम, जेई और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो बस कॉन्फिडेंस का गेम है और वहां पर कॉन्फिडेंस जो बहुत अच्छा हाई रहेगा। तो आप इन चीजों को हार्ड वर्क साथ स्मार्ट वर्क है। अगर आपको वीडियो पसंद है ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी टीम के साथ जो लोग डायरेक्शन ले सकें वो लोग जुड़ पाए और एक सही डायरेक्शन में सब लोग चले। ठीक है, थैंक्स।